अब देखेंगे ड्राउट, डिफरेंट टाइप और स्ट्रेस। ड्राउट और स्ट्रेस मतलब होता बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ आपका माइंड खोलना है मेरे को। इसका 5 टाइप बता के माइंड खोलना है और ये क्या है इसको बता के आपके माइंड को खोलना है, आप समझ जाओगे। ठीक, आप सुनना बस और थोड़ा थोड़ा लिखना, जो मैं लिखूंगा वो। स्ट्रेस मतलब क्या है? किसी भी जगह के मौसम संबंधी दशाओं को दशाओं। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है ना पहला, किसी भी जगह की मौसम संबंधी अनुकूल स्थिति, अनुकूलताएं स्थिति जो प्लांट के वृद्धि विकास एवं बढ़वार को रोकता नहीं, अवरुद्ध करता है। अवरुद्ध मतलब रोकता होता है ना, अवरुद्ध को रोकता बोलते हैं। बाकी पुस्तकी भाषा में अवरुद्ध लिखा रहता है, अवरुद्ध रोकता है, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है? बेसिकली किसी भी जगह के मौसम संबंधी घटनाएं हैं जिससे हमारे प्लांट की वृद्धि एवं विकास के बढ़वार को अवरुद्ध कर रहे हैं, रोक रहे हैं। भाई तुम किसी भी प्लांट के बढ़वार वृद्धि विकास को रोकोगे तो क्या होगा? आप खुद सोचो ना भाई, प्रोडक्शन नहीं होगा भाई, हम लगा रहे हैं, हमको फायदा ही नहीं मिलेगा। हम बाजार मतलब लेके जा नहीं पाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा मैनेज करने के लिए खेत को भाई। तो आप सोचो ना, स्ट्रेस क्या है? एक एक्शन है। तो क्या है? एक एक्शन कर रहे हैं। क्या चीज के लिए एक्शन कर रहे हैं? कि ग्रोथ मत करें। तो क्या है स्ट्रेस? क्या है? एक एक्शन प्रोसेस है, एक्शन प्रक्रिया है। ठीक, प्रक्रिया है। अब इससे क्या होगा? अगर मौसम संबंधी खराब रहेगा तो क्या क्या हो सकता है भाई? क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो स्ट्रेस का कंडीशन क्या क्या हो सकता है? स्ट्रेसेस का कंडीशन करके लिखना क्या क्या हो सकता है भाई? क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ तो क्रॉप का फसल उत्पादन नहीं कर सकते। स्ट्रेस हुआ तो फसल उत्पादन नुकसान होगा कि नहीं होगा? फसल उत्पादन नुकसान होने के साथ साथ क्या होगा? किसान की आर्थिक दशा ठीक नहीं रहेगी, किसान की आर्थिक दशा बिगड़ जाएगी। भाई किसी भी जगह का मौसम संबंधी अनुकूलताएं हैं तो क्या होगा? यही तो होगा ना भाई। साथ ही साथ क्या होगा? इरोजन भी आ सकते हैं, क्षरण होगा मिट्टी का। ये मौसम संबंधी अनुकूलताएं हैं भाई। क्षरण होगा कि नहीं होगा? चाहे स्ट्रेस में चाहे सूखा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो सकता है ये स्ट्रेस, क्योंकि ये एक्शन है, वृद्धि विकास को रोक रहा है। क्या चीज का वृद्धि विकास? हमारे प्लांट के वृद्धि विकास को रोक रहा है। तो भाई प्लांट का वृद्धि विकास होगा, फसल उत्पादन कर पाओगे, किसान का आर्थिक दशा सुधार पाओगे भाई। क्षरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वृद्धि विकास रोक रहा है तो भाई। साथ ही साथ क्या होगा? उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होने के साथ साथ क्या हो सकता है? कोशिका का ग्रोथ कम होगा, कोशिका का बढ़वार कम होगा। बढ़वार प्लांट है ना, प्लांट की वृद्धि विकास है तो कोशिका की बढ़वार कम होगा। साथ ही साथ हार्मोन का क्या होगा? हार्मोन इनबैलेंस होगा। इनबैलेंस के मतलब ये होता है कि जो सही तरीके से काम कर रहा है वो अब सही तरीके से हार्मोन काम नहीं करेगा, वृद्धि विकास नहीं होगा। यही है ना वृद्धि विकास भाई। साथ ही साथ क्या होगा? फ्रूट फ्लावर का कम देखने को मिलेगा, वृद्धि विकास नहीं होगा तो फ्रूट फ्रूट की ग्रोथ कम होगा।
ग्रोथ मतलब विकास कम होगा, छोटा होगा जी, वृद्धि विकास को अवरुद्ध करेगा तो विकास कम होगा। तो ये स्ट्रेस का एक कारण है सबसे बड़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं सूखा। सूखा मेजर पॉइंट है स्ट्रेस में। मैं तो सिर्फ यही डेफिनेशन बस बताने वाला था। मैं सोचा ये आपके लिए दिमाग खोल जाए। आप स्ट्रेस मतलब ये समझ के रखना है कि किसी भी जगह का मौसम संबंधित जो अनुकूलताएं हैं उसी को बोलते हैं स्ट्रेस करके। ठीक, जो हमारे प्लांट की वृद्धि और विकास को रोक रहे हैं। अब वृद्धि और विकास को रोकेगा तो स्ट्रेस से क्या क्या कंडीशन बन सकता है, क्या कंडीशन बन सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या कंडीशन की संभावनाएं हैं। तो मैं सारी चीज बताया हूँ छोटा छोटा पॉइंट में, आप इसको लिखना। स्टेशन से मिट्टी का क्षरण हो सकता है, स्टेशन से उत्पादन कम हो सकता है, कोशिका का बढ़वार कम हो सकता है। यहाँ जो ना सब में सामने जो ना स्टेशन से कोशिका का बढ़वार कम होता है, स्टेशन से हार्मोन इनबैलेंस होता है, फ्लावर फ्रूट का ग्रोथ ये सारी चीज कम होता है। ठीक है, अब सूखा में आता हूँ। ये स्ट्रेसेस का बात समाप्त करते हैं। सूखा क्या है? सूखा किसी भी जगह का, किसी भी जगह या किसी भी जगह नहीं, किसी भी जगह नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, किसी भी जगह नहीं लिखना चाहिए। देख, सूखा क्या है? सूखा एक टेम्पररी प्रक्रिया है, टेम्पररी चीज है। तो देख, सूखा क्या है? नॉर्मल रेनफॉल से भी बारिश का कम होना, उसको बोलते हैं सूखा। एक्चुअल में जो भाषा है, बुक का भाषा यही है, नॉर्मल रेनफॉल से, नॉर्मल रेनफॉल या सामान्य बारिश से भी बारिश कम होना ड्राउट कहलाता है। ड्राउट मतलब सूखा कहलाता है। ठीक, सूखा कहलाता है। तो बात समझ गए। सूखा क्या है कि जब नॉर्मल रेनफॉल का मतलब इंडिया का रेनफॉल कितना है? 1200 mm। 1200 mm का नॉर्मल रेनफॉल कितना हुआ? 900 mm। तो 900 mm से भी कम होना। देख, किसी भी जगह का अगर मान लो जाए 1200 mm है, ऑन एन एवरेज 1200 है, तो 1200 क्या हुआ? नॉर्मल रेनफॉल है। अब 1200 से अगर मान लो यहाँ से अगर कम होता है तो वही उसी को बोल रहे सूखा। ठीक है, तो सूखा क्या है कि नॉर्मल रेनफॉल से भी बारिश कम होना, तो उसे सूखा कहते हैं। आप हिंदी में लिखना, सामान्य बारिश से भी बारिश कम होना ड्राउट कहलाता है। और यह टेम्पररी है, टेम्पररी कंडीशन होता है। यह टेम्पररी को क्या बोलेंगे? टेम्पररी को क्या बोलेंगे? कम समय। टेम्पररी यह कम समय के लिए होता है। ठीक है, या कम समय के लिए होता है। बात समझ में आए। एक होता है एरिडिटी पढ़े हो नहीं? एरिडिटी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ड्राउट कम समय के लिए। दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखना, ये तो भटक जाओगे। इसको लिखना पड़ेगा, कम समय के लिए होता है करके, फिर एरिड समझ जाएंगे। ठीक, अब इसका टाइप देख लेते हैं और बात समाप्त कर देंगे। ठीक, टाइप क्या क्या है? एक है मौसम संबंधी सुखाड़। ठीक, पहला है मौसम संबंधी सूखा, जिसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। ठीक, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट मतलब किसी भी जगह का नॉर्मल रेनफॉल से भी रेनफॉल कम होना, उसको बोलते हैं कि मौसम संबंधी सूखा। मतलब नॉर्मल रेनफॉल से भी 25% रेनफॉल कम होना किसी भी जगह। यहाँ जगह आ जाए, मान लो जाए मैं अगर रायपुर में हूँ, तो रायपुर के मेट्रोलॉजिकल ड्राउट क्या होगा? पिछले साल 900 mm रेनफॉल हुआ था, तो 900 mm को 25% से भी कम, 25% और कम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। तो
मेट्रोलॉजिकल ड्राउट क्या है? किसी भी जगह का, ये जगह किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी जगह का नॉर्मल रेनफॉल से, नॉर्मल रेनफॉल से, रेनफॉल मतलब बारिश, ठीक, बारिश से भी 25% कम बारिश हो उसे मेट्रोलॉजिकल या मौसम संबंधी सूखा कहते हैं, उसे मौसम संबंधी सूखा कहते हैं, ठीक। और इसी को पूछते हैं सीएटी मीटिंग में, 25% होता है तो कौन सा सूखा है कहते हैं, तो सूखा क्या है? मेट्रोलॉजिकल सूखा। बात समझ में आया? यहाँ तक पहला नंबर का टाइप समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर क्या है कि सेकंड नंबर में है एग्रीकल्चर सूखा, मतलब एग्रीकल्चर को कृषि सूखा बोलेंगे, कृषि सूखा या एग्रीकल्चर ड्राउट लिखो यार, एग्रीकल्चर तो लिख सकते हो भाई, एग्रीकल्चर ड्राउट कैसे नहीं लिख पाओगे, ठीक। एग्रीकल्चर ड्राउट ऊपर दिया रहेगा, इतना तो सीखो। एग्रीकल्चर सूखा क्या है या एग्रीकल्चर ड्राउट क्या है? ये डायरेक्ट डिपेंड होता है सॉइल के नमी पे, ठीक। तो यहाँ लिखना कि एग्रीकल्चर सूखा एग्रीकल्चर सूखा से अभिप्राय है, ठीक, कृषि सूखा से अभिप्राय है कि डायरेक्ट डिपेंड होता है, ठीक है। सी यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट या सीधी लिख रहे तुम, डायरेक्ट डिपेंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? डायरेक्ट डिपेंड तो समझ रहा हो ना, किसी पे डिपेंड, डायरेक्ट डिपेंड करता है मिट्टी के नमी पर डिपेंड होता है, उसे एग्रीकल्चर ड्राउट कहते हैं, ठीक। तो एग्रीकल्चर ड्राउट का मतलब सिंपल से होता है कि पानी मारता है और इसको चलने दे, ठीक। एग्रीकल्चर ड्राउट का मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह के किसी भी सूखा से अभिप्राय है कि डायरेक्ट डिपेंड होता है मिट्टी के नमी से है एक ड्राउट, कि मिट्टी में नमी कितना है, मिट्टी में अगर कम है तो ड्राउट ज़्यादा है, मिट्टी में नमी ज़्यादा है तो ड्राउट कम है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ठीक। तीसरा नंबर हाइड्रोलॉजिकल सूखा, नाम हाइड्रोलॉजिकल ही लिखना, ठीक। फिर हिंदी में मैं जाऊँगा तो बड़ा खतरा है। हाइड्रोलॉजिकल, चलो लिख देता हूँ हाइड्रोलॉजिकल, ठीक। हाइड्रोलॉजिकल सूखा या ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट मतलब हाइड्रोलॉजिकल मतलब किसी भी जगह का नहर, तालाब प्लस पोंड प्लस किसी भी जगह का झील का सूखना, उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट से अभिप्राय है कि नहर, तालाब का पानी सुचारू रूप लगातार सूखना ही हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं, ठीक। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट क्या है कि किसी भी जगह के तालाब, नहर, पानी, कुआं का पानी का कम होना या सूखना, उसको होते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। बात समझ में आया? एक होता है सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट, सामाजिक स्थिरीकरण सूखा बोलते हैं जिसको, ठीक। तीसरा हो चाहे चौथा हो, आप देख लेना। सामाजिक स्थिरीकरण सूखा, सोशियो इकोनॉमिक
सूखा। सोशियो इकोनॉमिक से सूखा के मतलब क्या है कि किसी भी गांव का नल मोटर का सूखना और पानी के लिए वहां के लोगों का तरसना। अब तुम भयावह सोचो, किसी भी जगह ऐसा अगर होता होगा तो पानी के लिए तड़मड़ा जाएंगे हम तो। 10 मिनट लेट अगर बोल हुए तो हम पागल हो जाते हैं। और यहाँ देखो, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो कैसे जिंदगी चलेगी। इस तरीके से सूखा का। ठीक, तो सामाजिक सूखा से अभिप्राय है कि किसी भी जगह का नल है। ठीक, नल प्लस बोर प्लस पानी संबंधी समस्याओं का बढ़ना, पानी संबंधी समस्याओं का बनना उसको बोलते हैं सामाजिक इकोनॉमी सूखा। सामाजिक मतलब सोशियो इकोनॉमिक सूखा। ठीक है, 4 प्रकार का हो गया। एक कहा नहीं, 4 प्रकार के। पहला कौन सा समझाया? मेट्रोलॉजिकल। हाँ, मेट्रोलॉजिकल। दूसरा एग्रीकल्चर। तीसरा सोशियो। ठीक, अब फिजियोलॉजिकल। हाँ, फिजियोलॉजिकल तो है ना। एग्रीकल्चर हो गया, हाइड्रोलॉजिकल भी हो गया। नहीं यार, चौथा होगा, चौथा पार्ट होगा। चलो छोड़ो, जितना भी हो आप लिखो बस। ठीक, अब एक है हाइड्रोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक हो गए, हाइड्रोलॉजिकल हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, मेट्रोलॉजिकल हो गए, सोशियो इकोनॉमिक से। एक है फिजियोलॉजिकल इकोनॉमिक, 5वां नंबर में फिजियोलॉजिकल पादप कारिकी सूखा। ठीक, फिजियोलॉजिकल ड्राउट। पादप कारिकी सूखा के मतलब क्या है कि प्लांट संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना ही पादप संबंधी सूखा है। तो देख, कोई भी पादप मतलब प्लांट होता है, तो प्लांट संबंधी समस्या क्या क्या हो सकता है? प्लांट के सेल का ग्रोथ मत होना, प्लांट के नंबर ऑफ टीलर कम आना। टीलर मतलब समझ रहे हो, जहाँ धान लगते हैं उसको बोलते हैं। नंबर ऑफ लीफ का कम हो जाना, पत्ती का साइज कम हो जाना, पत्ती का नंबर कम हो जाना, फ्रूट का कम हो जाना। तो भाई अगर सूखा में अगर तुमको पानी नहीं मिलेगा प्लांट को, तो सारी समस्या आएगी कि नहीं आएगा भाई? वाटर का मूवमेंट ठीक से नहीं होना, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा तो हमारा जो हार्मोन प्रेजेंट है काम नहीं करेगा भाई। और अगर काम नहीं करेगा तो सही से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम आएगा। तो क्या है अल्टीमेटली फिजियोलॉजिकल ड्राउट मतलब वही है कि सोइल संबंधी हो रहा है ना, क्योंकि सोइल से ही तो समस्या आ रहा है सारी चीज। तो किसी भी जगह का प्लांट के संरचना प्लस सोइल मतलब मिट्टी का सेलाइन हो जाना उससे आने वाली समस्या को फिजियोलॉजिकल सूखा कहते हैं। ठीक, सूखा कहते हैं। बात समझ में आया? फिजियोलॉजिकल सूखा क्या है, यहाँ तक समझ गए? ठीक है। ठीक, एक है एटमॉस्फेरिक ड्राउट, वायुमंडली सूखा। ठीक, एक है वायुमंडली सूखा, वायुमंडली ड्राउट मतलब सूखा। वायुमंडली सूखा मतलब कि वायु संबंधी बादल का न बनना और पानी का न गिरना, तभी तो सूखा होगा ना। तो वायुमंडली सूखा से अभिप्राय है कि
अभिप्राय है कि, ठीक, अभिप्राय है कि बादलों का निर्माण, वायुमंडल मतलब क्या है, वायुमंडल में क्या बनता है, बादल बनता है, बादल बनेगा तब ना पानी गिरेगा। बादल का न बनना और बारिश कम होना, ठीक। तो इस प्रकार के सूखा को वायुमंडलीय सूखा कहते हैं। इस प्रकार के सूखा को वायुमंडलीय सूखा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट में, थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा माइंड खोल देता हूँ, तुम लिख पाओ थोड़ा, ठीक। इफेक्ट, कारण क्या क्या पड़ता है, सूखा का कारण इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव होगा कि नहीं होगा, प्रभाव। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता ये है कि सेल का साइज कम हो जाना। भाई सूखा पड़ेगा तो प्लांट क्या होगा, सेल का साइज कम होगा, कोशिका का साइज कम हो जी। कोशिका का साइज के साथ क्या क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी भी जगह सूखा रहेगा तो क्या होगा, हार्मोन का काम न करना, हार्मोन काम नहीं करेगा जी, पानी ही नहीं रहेगा, पानी नहीं चलेगा कैसे काम करेगा, हार्मोन का काम न करना, हार्मोन के काम न करने के साथ साथ तुम एंजाइम पढ़ लो, एंजाइम के एक्टिविटी कम होना, ठीक। तो आप लिख सकते हो ना, एंजाइम सूखा से क्या का प्रभाव पड़ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को एंजाइम का एक्टिविटी ना होना, एक्टिविटी कम होना, ठीक। एक्टिविटी के साथ क्या क्या है भाई, सोचो ना, तुम खुद सोचो भाई क्या क्या है। सेल का एक्टिविटी कम होना, हाँ, फोटोसिंथेसिस कम होना, प्रकाश भाई वाटर नहीं रहेगा क्या, फोटोसिंथेसिस कम होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस कम होता है, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो उत्पादन कम होगा, ठीक। उत्पादन कम होगा तो क्या हो सकते हो, उत्पादन कम होगा तो आर्थिक असमानता होगा, आर्थिक असमानता की मतलब क्या है भाई, किसी भी चीज का अगर उत्पादन कम हो रहा है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, तो रेट बढ़ेगा तो आर्थिक असमानता हो रही कि नहीं हो रहा है। तुम खुद सोचो सूखा से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ एक तो है सूखा में प्लांट में इथिलीन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, इसको याद रखना, इथिलीन हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाना, ठीक है। तो ये सारी इफेक्ट है, थैंक यू। 23 ठीक, 2 मिनट, ठीक है। इफेक्ट है तो ये सारी चीज लिख लोगे। सेकेंड चीज, मैं जिस पर अगर मेरे को लगता है इसमें बताने में कम हुआ होगा तो मैं लिख के भेज दूंगा उसको, मतलब बेसिकली केम बस का भेजूंगा ना, वही बस वादा कर रहा हूँ। बाकी पे आप मेरे को ये ना बोले कि सर इसको भी दे दो, जिसको सुनना है सुन लेना। अब मेरे को लगता है कि तुम किसी भी सीनियर जूनियर को पढ़ा लोगे, बाकी सुन के मेरे को विश्वास है, ठीक है। अब का है पढ़ाई स्टार्ट करेंगे इधर, टेंशन मत लो, सब लोग पास हो जाओगे, ठीक। दूसरी बात, वाटर से रिलेशन से संबंधित, ट्रांसपीरेशन से संबंधित अगर कोई छोटे छोटे मुद्दा हो, मान लो समझने वाला अगर मुद्दा होगा तो मैं कल देखता हूँ शाम वाम तक, अगर हो सकता है तो एक आध तरह सरसरी तौर पे इसी करके बता दूँ जल्दी में, एक आध 2-3 टॉपिक को सरसरी तौर पे, जो छोटे छोटे मुद्दा हो उसको, जैसे कि वाटर रिलेशन क्या है, तो वाटर रिलेशन इन प्लान करके लिखा है ना फर्स्ट टॉपिक में, तो तुम कुछ लिख के आओगे, सारी कॉन्सेप्चुअल लिखना पड़ेगा इसी, तो ही नंबर देगा वहाँ। ट्रांसपीरेशन कैसे होता है आज सीख लिए, डेफिनेशन कैसे लिखना है, कितने प्रकार के ट्रांसपीरेशन होता है, तो 2-3 मिनट में अगर कोई लगता है मेरे को सिलेबस देख के, तो मैं देखता हूँ डिस्कस करके कल 5-10 मिनट सरल टॉपिक बहुत आता है, 1-2 नंबर में लिखने में तुम इधर उधर करते हो तो नंबर फिर नहीं आता है,
तो मैं कोशिश रहेगी कोई आ जाएगा तो वीडियो 15-20 मिनट का, जो सरसरी तौर पे ऐसी सारी 2-3 टॉपिक का सरसरी तौर पे 15 मिनट में आपको कवर हो जाए, सिर्फ सुन के आप समझ के लिख सको, इस पर्सपेक्टिव पे बनाऊंगा। देखता हूँ मैं, अब देखता हूँ मतलब कई लोग मैसेज मत कर देना कि सर एक आठ को और कर लो ना करके, बाकी जो बताया हूँ वैसे लिख के आना है। कोई नंबर निकालेगा, कॉन्सेप्ट है, आपके सीनियर को पढ़ाओ, मजा लो। ठीक, थैंक यू।